3 जजमेंट्स लगातार स्टे मांगने वाली जो है नहीं मिली। हाई कोर्ट ने नहीं दी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नहीं दी, और ऑब्वियसली जो ट्रायल कोर्ट था उसने तो दी नहीं। तो इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर स्टे मिलता भी है तो काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है? स्टे मिलने से क्या हो जाएगा? फिर हियरिंग होगी, अपील में हियरिंग होगी। अपील को डिस्पोज ऑफ करने के लिए दूसरी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। इस केस को जड़ और बुनियाद से खत्म करने के लिए लीगल स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ये जो कन्विक्शन को स्टे करने की स्ट्रैटेजी है, ये मेरे ख्याल से ज्यादा काम नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट केसेस जब तक साबित ना हो जाए तब तक आदमी इनोसेंट होता है, एक बात। और राहुल गांधी के ऊपर जितने भी केसेस हैं वो कोई हत्या का केसेस नहीं है, कोई सांप्रदायिक हिंसा कराने के केसेस नहीं है, मास मर्डर के केसेस नहीं है उनके ऊपर, जो हमारे दूसरे बड़े बड़े नेताओं के ऊपर रहे हैं और जो चुनाव लड़के आज बड़े बड़े मंत्रियों के पद पे बैठे हुए हैं, ऐसे केस नहीं है उनके ऊपर। तो बिल्कुल हाँ, अगर एक दिन भी कम हो जाएगी तो फिर वो लड़ पाएंगे। यही एक बुनियादी बात है। और अगर उसका ट्रायल ठीक से होता तो ये सजा, मैं कह रहा हूं ना, ये इम्पॉसिबल केस, इम्पॉसिबिलिटी है ये। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। इन दिनों लगातार बताते चले कि राहुल गांधी के डिफेमेशन केस में 8 जुलाई को फैसला आया और इसके साथ ही गुजरात हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो भी निचली अदालत ने फैसला दिया है उस पर हमें कायम रहना चाहिए। और इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर महमूद प्राचा जी मौजूद है। तो सबसे पहले आप किस तरीके से देखते हैं, अब एक बार फिर से जो राहुल गांधी की जो सजा है उस पर रोक लगा देगी, क्या कहना चाहेंगे? सजा पे रोक नहीं लगाई गई, ये बहुत ही दुख भरी बात है। और इसमें कांग्रेस की जो लीगल टीम है, मैं उनसे यही गुजारिश कर सकता हूँ। मैं अपने जब भी मैं इस बारे में बात की है, यही बोला है कि ये केस में जिस स्ट्रैटेजी से लीगल टीम चल रही है वो शायद ठीक नहीं है, उनको रीथिंक करना चाहिए। तो अब इससे ज़्यादा मैं कोई सलाह यहाँ आपके माध्यम से तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं वो डायरेक्शन ठीक नहीं है। ये बात मैं आज कहता तो ये लगता कि मैं, अब जब पोस्ट फैक्ट हो तो कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन मैं ये पहले दिन से बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी जी के लिए कांग्रेस की लीगल टीम को दूसरी स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी, वो जो अभी तक नहीं सोच पाए हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बहुत बार उसकी तरफ इशारा भी किया है। लेकिन आप वकील हैं और ऐसे में अभी जो मामला है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, तो क्या लगता है जो पूरा प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है? नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि 3 जजमेंट्स लगातार स्टे मांगने वाली जो है नहीं मिली। हाई कोर्ट ने नहीं दी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नहीं दी, और ऑब्वियसली जो ट्रायल कोर्ट था उसने तो दी नहीं। तो इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर स्टे मिलता भी है तो काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है? स्टे मिलने से क्या हो जाएगा? फिर हियरिंग होगी, अपील में हियरिंग होगी। अपील को डिस्पोज ऑफ करने के लिए दूसरी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। इस केस को जड़ और बुनियाद से खत्म करने के लिए लीगल स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ये जो कन्विक्शन को स्टे करने की स्ट्रैटेजी है, ये मेरे ख्याल से ज्यादा काम नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे मिल भी गया तो कन्विक्शन की तलवार जो है फिर भी लटकती रहेगी। उसके लिए मुझे अभी पब्लिक डोमेन में तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी मुझे नजर नहीं आ रही है। इसीलिए मैं तकलीफ में और दुख में ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी जी एक देश के बड़े नेता हैं और पैन इंडिया उनकी अपील है। इस मामले में वो देश के एक ऐसे नेता हैं जिनकी अपील जो है पूरे भारत में है। बाकी जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी अपील तो है, लेकिन पूरे भारत में इस वाइडली नहीं है जितनी वाइडली राहुल गांधी जी की अपील है। तो इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करना हर एक कॉन्स्टिट्यूशन लविंग सिटीजन के लिए बहुत जरूरी है इस वक्त। और हम सबको इस बात की तकलीफ है कि उनको सही लीगल हेल्प नहीं मिल रही। गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा कि ऑलरेडी राहुल गांधी पर 10 केस पेंडिंग है और ऐसे में जो उनकी सजा है उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। तो 10 केस का हवाला देते हुए एक बार फिर से उन्होंने सजा बंद करा दी है। उन्होंने कहा कि सजा जो है वो कायम रहनी चाहिए। देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उस पर कांग्रेस की लीगल जो टीम है वो खुद टिप्पणी कर चुकी है, लेकिन ये कोई ग्राउंड नहीं है। भारत में जो कानून बना हुआ है वो ये है कि केसेस जब तक साबित ना हो जाए तब तक आदमी इनोसेंट होता है, एक बात। और राहुल गांधी के ऊपर
जितने भी केसेस हैं वो कोई हत्या का केसेस नहीं है, कोई सांप्रदायिक हिंसा कराने के केसेस नहीं है, मास मर्डर के केसेस नहीं है उनके ऊपर, जो हमारे दूसरे बड़े बड़े नेताओं के ऊपर रहे हैं और जो चुनाव लड़के आज बड़े बड़े मंत्रियों के पद पे बैठे हुए हैं, ऐसे केस नहीं है उनके ऊपर, पॉलिटिकल केसेस हैं उनके ऊपर ज्यादा। तो दोनों में फर्क समझना चाहिए, इसीलिए हमें दुख और तकलीफ ज्यादा हो रही है कि उनको किस वजह से प्रॉपर लीगल हेल्प नहीं मिल पा रही है, इसके बारे में रिसर्च करना बहुत जरूरी है। उनके ऊपर कोई भी केस ऐसा नहीं, जो नेशनल हेराल्ड का केस है वो भी उनके ऊपर एलिगेशन ही नहीं है, जो पब्लिक डोमेन में मैंने आज तक उनके उस केस के बारे में सुना है, तो वो कोई ऐसी एलिगेशन है ही नहीं उनके ऊपर जो अदालत में सस्टेन कर पाएगी। जरूरत इस बात की है कि वो ट्रायल करा के उसको जड़ से खत्म किया जाए, लेकिन ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स करने की जो स्ट्रैटेजी है ये फेल हो रही है, इसको नहीं देखना चाहिए। और ये डिफेमेशन के केसेस अगर डालने शुरू हो जाएं तो बीजेपी और आरएसएस का कोई भी नेता ऐसा नहीं बचेगा जिसने ऐसी ऐसी बातें ना की हो जो देशद्रोह के बराबर है। और डिफेमेशन तो वो आए दिन रोज कर ही रहे लोगों की। अभी लेटेस्ट उसका एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा ही है कि एक बीजेपी के व्यक्ति ने किस तरीके से एक ट्राइबल व्यक्ति के साथ बेइज्जती की थी उसकी, और उसके बाद किस तरीके से शिवराज चौहान साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तो ये दोनों मिलकर जो कार्रवाई हो रही है, इसके एक एग्जाम्पल नहीं है, सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल है। बजरंग दल को आतंकवादी संगठन घोषित कराने के लिए पूरे देश में सैकड़ों एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं जो आतंकवाद की घटनाओं से संबंधित है, लेकिन कोई उनके ऊपर आतंकवाद की घटना नहीं लगाता। हम लोगों ने खुद हमारे ऑफिस से आरएसएस के संगठनों के खिलाफ ऐसे दर्जनों केस करा रखे हैं। जितने राहुल गांधी जी के ऊपर डिफेमेशन के केस नहीं है, उससे ज्यादा आरएसएस और बजरंग दल के ऊपर केसेस हमारे ऑफिस से दर्ज हैं आतंकवाद के, SC/ST एक्ट के तहत। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि ऑर्केस्ट्रेट करके एक व्यक्ति को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पूरे देश में उसकी एक तरह से पहचान है जो आरएसएस और बीजेपी को नुकसान कर रही है। इसीलिए हम सभी लोगों की जो संविधान को प्यार करते हैं, ये जिम्मेदारी है कि ऑपोजिशन के एक महत्वपूर्ण चेहरे को बचाने के लिए कोशिश करें। तो क्या लगता है आपको, जो राहुल गांधी की जो लीगल टीम है वही इतनी कमजोर है, और ऐसे में अभी 2024 के चुनाव होने हैं तो विपक्ष का जो मुख्य चेहरा था वो राहुल गांधी, वो तो अब केस नहीं लड़ पाएंगे 8 साल तक। देखिए, मैं कांग्रेस की लीगल टीम को कमजोर कहना गलत होगा, सरासर गलत होगा। मैं स्ट्रैटेजी बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी गलत है उनकी, स्ट्रैटेजी पे सोचना होगा और वो क्यों एक गलत तरह की स्ट्रैटेजी अपना रहा है इस पे दिमाग लगाना पड़ेगा सबको। क्योंकि कांग्रेस के भी किसी बड़े नेता के ऊपर आपने देखा होगा ऐसा कोई इतना बड़ा कोई मुश्किल हालात नहीं आए किसी भी नेता के ऊपर। तो और सब लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को प्रोटेक्शन दिलवाने में लीगल टीम कामयाब होती है। अब ये सिर्फ संयोग है या सिर्फ राहुल जी के केस को करते हुए क्योंकि वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से है कि इनके हाथ पैर कांप जाते हैं, या कुछ जो भी वजह है, इसके बारे में सीरियसली सोचने की जरूरत है। क्योंकि लीगल टीम की एक्यूमेन में और उनकी इंटेलिजेंस में और उनके एक्सपीरियंस में कोई कमी मुझे नजर आती नहीं। लेकिन अगर बात की जाए तो राहुल गांधी की अगर 2 साल की सजा है, तो ऐसे में अगर एक दिन भी कम होती उनकी सजा, तो क्या वो राहुल गांधी आगे चुनाव लड़ पाएंगे 2024 का? तो बिल्कुल हाँ, अगर एक दिन भी कम हो जाएगी तो वो लड़ पाएंगे, यही एक बुनियादी बात है। और अगर उसका ट्रायल ठीक से होता तो ये सजा, मैं कह रहा हूं ना, ये इम्पॉसिबल केस, इम्पॉसिबिलिटी है ये। मैं आपको एक और एग्जांपल अपने ही जो मेरी जानकारी में, आदमी को वही एग्जांपल देने चाहिए जो उसके पर्सनल नॉलेज में हो। अरुण जेटली जी ने अरविंद केजरीवाल जी और आपके बहुत सारे नेताओं के ऊपर एक डिफेमेशन का इसी तरह का केस किया, और अरुण जेटली जी सब जानते हैं कि वो देश के सबसे बड़े वकील भी जाने जाते थे और लॉ मिनिस्टर भी रहे थे, और उनके ऊपर जो जुडिशरी में और लीगल फील्ड में उनकी पकड़ जो है देश में सबसे मजबूत मानी जाती है। तो उसमें सिर्फ एक दिन की क्रॉस एग्जामिनेशन से जिसमें वो किसी भी हालत में अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सारी टीम उनके एकदम नतमस्तक थी कि किसी भी प्रकार से हमें माफी दे दो, हम माफी मांग लेते हैं, लेकिन अरुण जेटली साहब तैयार नहीं थे। एक दिन की क्रॉस एग्जामिनेशन, मुश्किल से 15 से 20 मिनट क्रॉस एग्जामिनेशन हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में 2018 में, जो मैंने की थी। उसके अगली डेट पे, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको डिटेल्स भी निकाल के दे सकता हूँ, अभी तो ऑफ हैंड मेरे पास नहीं है, अगले
डेट से पहले, जो कि 2 महीने बाद थी, अरुण जेटली साहब ने वो केस कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डिफेमेशन का केस साबित करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ये परसेप्शन का केस होता है कि किसी व्यक्ति के मन में क्या परसेप्शन पैदा हुआ किसी स्टेटमेंट से। परसेप्शन को साबित अगर कोई कर पाया है तो वो बहुत ही बड़ा वकील होगा, और जो डिफेंड कर रहा था उसे, उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन अगर बात की जाए तो अभिषेक मनु सिंघवी जो कि गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो उनका केस संभाल रहे हैं, और अब जो गुजरात हाई कोर्ट से उनको राहत नहीं है, तो अब क्या लगता है जो सुप्रीम कोर्ट में जब वो दरवाजा खटखटाएंगे तो क्या उनको राहत मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, अगर मैंने ये एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूं, राहुल गांधी जी अगर अपना खुद केस आर्ग्यू करेंगे तो ना उन्हें सजा होती और ना ही स्टे मिलने में कोई दिक्कत। अब ये केस इतना ऐसा है जो सोचते हुए भी हैरानी हो रही है कि हाई कोर्ट तक जाके भी उनको राहत क्यों नहीं मिली। तो इसी बात के अचंभे से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, कुछ दूसरी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, ये केस ही नहीं बनता। टीम है कांग्रेस के पास, उसको अपना दिमाग लगा के कुछ रिलीफ लानी चाहिए, लेकिन जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं वो सोल्यूशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे मिल भी जाएगा तो मेरे हिसाब से वो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अपील जो है उसके बारे में ध्यान देना बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा मैं अभी इस स्टेज पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा इस बारे में।